वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पे, इक्वाटोरियल पे या किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अच्छे से समझ लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू है सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से भी अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है। आज बात करते हैं डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चलो भाई, डायपोल कोई नई चीज़ तो है नहीं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो डायपोल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास में कोई डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस पॉइंट ए पे नेगेटिव ऑफ क्यू चार्ज सिचुएटेड है, इस पॉइंट बी पे पॉजिटिव ऑफ क्यू सिचुएटेड है, ठीक। और ये डिस्टेंस कितनी होती है डायपोल की बच्चों? जनरली अपन कितनी लेते हैं, 2a या d भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहो। अपन 2a लेके चलते हैं। ये इस डायपोल का मान लेते हैं सेंटर पॉइंट o है, इधर भी a होगा, इधर भी a डिस्टेंस होगी। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट p है, कोई पॉइंट p है। इस p पॉइंट पे अपन इस डायपोल की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट p की जो सेंटर ऑफ डायपोल से जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ डायपोल से अपन डिस्टेंस इसकी मान लेते हैं कितनी है बच्चों, r है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं। ये लो, ये डिस्टेंस कितनी है, r है। चलो भाई, ये पॉइंट a है, इस पॉइंट a को भी पॉइंट p से कनेक्ट कर देते हैं और ये डिस्टेंस मान लेते हैं r1 है। और पॉइंट p को पॉइंट b से भी कनेक्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं डिस्टेंस r2 है। सेंटर से डिस्टेंस r है और नेगेटिव ऑफ a से r1 है, पॉजिटिव ऑफ q से r2 है। जो एंगल ये r पोजीशन वेक्टर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डायपोल की एक्सिस के साथ में बना रहा है, वो एंगल मान लेते हैं कितना बच्चों, थीटा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और कंडीशन जो बाय डिफॉल्ट अपन लेके चल रहे हैं कि जो r होगा वो ग्रेटर देन 2a होगा। डायपोल तो बहुत स्मॉल लेंथ होती है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बहुत कम है, मैंने जूम इन करके बना रखा है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये बिल्कुल ऐसे है, ये इतनी सी डिस्टेंस है और ये पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके बनाए तो ये r जो होगा वो बेसिकली 2a से बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो, पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट p पे ड्यू टू नेगेटिव ऑफ q कितना होगा, फिर बात कर लेंगे पॉइंट p पे पॉजिटिव ऑफ q की वजह से कितना होगा, और फिर अपन क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे। इतना सिंपल है। तो v1 कितना होगा, पोटेंशियल ऑन p ड्यू टू नेगेटिव ऑफ q के नेगेटिव ऑफ q बाई डिस्टेंस कितनी हुई इस पॉइंट की नेगेटिव ऑफ q से r1, नेगेटिव ऑफ के क्यू बाई r1, ठीक है भाई। सिमिलरली v2 कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन p ड्यू टू पॉजिटिव q कितना हो जाएगा, k पॉजिटिव q बाई r2। सिंपल, k क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, v1 प्लस v2। पोटेंशियल जो होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी करती है, तो पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। इनका रिलेशन भी निकालेंगे तो ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो वहां से अपन बोल सकते हैं टोटल पोटेंशियल कितना होगा, v1 प्लस v2। कितना बना भाई, ये v1 ये v2 यहां रखने हैं तो कुछ कॉमन आ जाएगा, k q कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 तो 1/r2 माइनस ऑफ 1/r1। बोलो भाई ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं।
ये काम हुआ टोटल पोटेंशियल पॉइंट P का। अभी देखो ये जो R1 और R2 है ये तो अपन ने कंसिडर किए हैं कि इससे कितनी डिस्टेंस है, इससे कितनी डिस्टेंस है। मैं ये चाहता हूं कि R1 और R2 को दोनों को R की फॉर्म में राइट डाउन करूं। R1 और R2 दोनों को R की फॉर्म में राइट डाउन करूं और फिर उस रिलेशन को मैं यहां पुट कर दूं, तो मेरा जो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा वो R के रेस्पेक्ट में बनेगा, R के टर्म्स में बनेगा। अपने चाहते हैं कि फाइनल जो पोटेंशियल है वो R की टर्म्स में निकल के आए, ना कि R1 और R2 की फॉर्म में। क्योंकि R1 R2 तो आप मान के चल रहे हो, जनरली जो डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर की जाती है, तो अपन को सारा सिस्टम R में लेके आना है। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये मान लो इक्वेशन 1 दे दिया अपन ने इसको। अब यहां पे सपोज करो कि ये जो OP है, इस OP को मैं पीछे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, इस OP को मैं पीछे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। अब ठीक है, और इसको एक्सटेंड करने के बाद मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, समझ गए। पॉइंट A से मान लेते हैं इसको C पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे। पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं OP पे, तो यहां मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया है बच्चों। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, समझ रहे हो। ठीक है, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से। तो इससे क्या हुआ देखो, एक बात ध्यान दो आप, R1 R और R2 में सबसे बड़ा कौन है? R1, उससे थोड़ा सा छोटा है R और उससे थोड़ा सा छोटा है R2। तो अपन इनको एक रिलेशन इनका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल BOP की, BOD की। मान लेते हैं ये पॉइंट D है जहां अपन ने ट्राइंगल, जहां अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो BOD ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल BOD में कोस थीटा कितना होगा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ण, हिंदी में अच्छे नाम है आधार कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या होगा, बेस क्या होगा? ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो बेस क्या बना इसका? बेस बना OD, देखो OD, आधार बना OD और हाइपोटेनियस कर्ण कितना होगा जो राइट एंगल के सामने होता है, दैट इज BO या OB, जो भी आप बोलना चाहो। तो OD अपॉन BO की वैल्यू कितनी है भाई? BO कितना है? A, इसको बोल दिया मैंने A। अच्छा, यहां से अगर मैं OD निकालना चाहूं तो OD कितना निकल के आएगा भाई? OD निकल के आएगा अपना A कोस थीटा, ये OD निकल के आया। फिलहाल इसको इक्वेशन नहीं देते हैं, इसको यहीं पे बस ये रिजल्ट चाहिएगा अपन को आगे। OD निकाल लिया, कितना आया? A कोस थीटा, ये OD जो अपन ने निकाला है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, चलो ये इक्वेशन अपन को चाहिएगी अभी। अब सिमिलरली मैं बात करूं ट्राइंगल AOC की, तो ट्राइंगल AOC से ये जो OC है वो कितना बनेगा? वही कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना होगा भाई? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा बना, ये थीटा, ये भी थीटा, और इस थीटा से अगर अपन कोस थीटा फाइंड आउट करें तो वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या बनेगा भाई? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, बेस बनेगा OC अपॉन हाइपोटेनियस कितना बनेगा? AO कितना होगा? A, तो OC कितना बनेगा? A कोस थीटा, ये OC बनेगा A कोस थीटा। अब देखो कंडीशन ये है कि जो R है वो बहुत बहुत बड़ा है 2A से, ठीक है, यानी कि जो OP है वो बहुत बड़ा है AB से। अब ये पॉइंट अगर बहुत दूर है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो R1 R और R2 में इतना कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। थोड़ा सा R1 बड़ा होगा, थोड़ा सा R छोटा होगा और सबसे छोटा होगा R2। अपन इनमें रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो डायग्राम में देखना, मैं क्या ये बोल सकता हूं
कि जो R1 होगा बच्चों वो R प्लस OC होगा। बताओ भाई, क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? भाई R जो है, मैंने इस R को तो एक्सटेंड किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो लगभग लगभग ये R1 इस R प्लस OC के इक्वल हो गया। देखो ये और ये अबाउट इक्वल होंगी। तो R1 को मैं क्या लिख सकता हूं? R प्लस OC। ठीक है, OC की वैल्यू यहां से पुट कर दूं तो R1 कितना बनेगा? R प्लस A कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं R2 की, अब बताओ R2 को मैं क्या लिख सकता हूं? भाई R1 बड़ा था R से, तो अपने R को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया तो R1 और R इक्वल हो गए। अब R और R2 में कौन बड़ा है? R बड़ा है, तो इस R को मैंने यहां से थोड़ा सा कट कर दिया तो ये R और R2 इक्वल हो गए। कैसे? PO यानी कि R, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं OD, R2 को मैं बोल सकता हूं R माइनस ऑफ OD। देखो ये R माइनस ऑफ OD अगर मैं करता हूं तो ये यहां से PD और PB अबाउट इक्वल होंगे। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा कट किया तो ये इसके बराबर हो गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो ये इसके बराबर हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं R2 इज इक्वल टू R माइनस OD। OD की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास में? बताओ OD की वैल्यू, OD वो OD नहीं चलाने वाली, ये OD की वैल्यू कितनी है? A कोस थीटा। तो R माइनस A कोस थीटा, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। ये R1 और R2 का R के साथ में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन ने सारा सिस्टम किया है, ताकि वो रिलेशन यहां पुट करके अपन इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सके। तो ये बात हुई R1 R2 की। इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो KQ 1/R2, तो 1/R माइनस A कोस थीटा और माइनस 1/R1, तो R1 का मतलब है R प्लस A कोस थीटा। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना अपन को, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा? V इज इक्वल टू KQ, एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस A कोस थीटा R प्लस A कोस थीटा, तो क्या बनेगा? A प्लस B A माइनस B। तो एलसीएम कितना बना? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और ऊपर क्या बचेगा? R माइनस A कोस थीटा से R माइनस A कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा। माइनस माइनस प्लस हो गया है यहां पे, तो R से R कैंसिल हुआ। V इज इक्वल टू क्या बना? KQ 2A कोस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर वही कंडीशन जो अपन लेके चल रहे हैं कि R जो है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू A। R जब 2A से बड़ा है तो A से तो और भी बड़ा होना है, तो R स्क्वायर जो होगा वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से। ठीक है, तो अपन इस A स्क्वायर को R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे यहां पे। और जो कोस थीटा है, कोस की वैल्यू तो क्या होगी? -1 0 या +1 के बीच में होगी, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा इसका, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा इतना। तो इस A स्क्वायर को मैं यहां R स्क्वायर की रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो सिर्फ नीचे कौन सी टर्म बचेगी? R स्क्वायर वाली टर्म। ये टर्म पूरी अपनी क्या हो गई? नेग्लेक्ट हो गई। तो क्या बना? K 2QA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई, अब Q2A क्या होता है? Q2A क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और चार्ज का प्रोडक्ट। तो V इज इक्वल टू KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये टोटल पोटेंशियल अपना इस जनरल पॉइंट P पे निकल के आया है, कितना होगा? KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल जो बन रहा है टोटल
वो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है डायपोल मोमेंट पे, ठीक है, डिपेंड कर रहा है एंगल पे। जो पोजीशन वेक्टर है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का आर, वो कितना एंगल सस्टेन कर रहा है इस डायपोल के एक्सिस के साथ में, उस पे डिपेंड कर रहा है यहां पे पोटेंशियल। तो इस पे उसके कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो एंगल पे डिपेंड करेगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, आर पे डिपेंड कर रहा है, आर पे कर रहा है या आर के स्क्वायर पे, आर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। एक सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से, सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल अपन ने निकाला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से अपन ने जब फाइंड आउट किया था तो वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जब सिंगल टेस्ट चार्ज की बात छोड़ के अपन डायपोल की बात करते हैं, तो डायपोल के केस में जो पोटेंशियल होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ना कि आर के। समझ गए? चेंज हो गया है वहां। अगर आप आर को यानी कि डिस्टेंस को सिंगल सोर्स चार्ज के केस में जब डबल करते थे तो आपका पोटेंशियल हाफ हो जाता था, लेकिन यहां पे अगर आप ये डिस्टेंस डबल करोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे आपका पोटेंशियल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहाँ पे चलता है? जितना दूर जाओ सब खत्म होता जाता है, वैसे यहाँ पे जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये बात अपन ने नोट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अपन सोर्स चार्ज की से लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। बट इन द केस ऑफ डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कहां पे? एक्सियल पॉइंट पे। इसकी बात करेंगे अभी। एक्सियल पॉइंट पे कितनी थी? 2 kp अपॉन आर क्यूब थी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 2 kp अपॉन आर क्यूब थी। देखो एक आर क्या हुआ था, नीचे इंक्रीज हुआ था, एक आर इंक्रीज हो गया था। वैसे ही पोटेंशियल भी क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ डायपोल कितना हो गया? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिंपली के पी अपॉन आर क्यूब थी, और वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव लगाया था शायद अपन ने आगे। तो यहां पे भी एक आर इंक्रीज होता है और यहां पे भी एक आर इंक्रीज होता है। डायपोल के केस में डिस्टेंस पे जो डिपेंडेंसी है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बना के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर अपन सपोज करें कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये एक्सियल पोजीशन पे हो, पहली अगर अपन बात करें एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हो या एंड ऑन पोजीशन भी इसको बोल सकते हो। और इसके अंदर भी मैं पहले बोल रहा हूं कि ये जो सोर्स, ये जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये अपना एक्सिस ऑफ द डायपोल पे हो। ये डायपोल की एक्सिस है भाई। मान लो ये पॉइंट उठ के यहां पे आ जाए इसके एक्सिस ऑफ डायपोल पे, पॉइंट पी, तो उस केस में ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0। भाई पहले ऐसे था, अब एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो एंगल 0 होने पे जो पोटेंशियल बनेगा एक्सियल पोजीशन पे, कोस 0, कोस 0 कितना होता है? 1। तो कितना बना? के पी अपॉन आर स्क्वायर। के पी अपॉन आर स्क्वायर बनेगा अगर आप पॉइंट ले रहे हो पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर यही पॉइंट मैं नेगेटिव चार्ज की तरफ लेके चलूं, मान लो यहां पे ये पॉइंट पी अगर मैं कंसीडर करूं, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? ये देखो ये एंगल पहले ऐसे था, अब कितना हो जाएगा? 180। तो 180 कितना होता है? कोस 180 माइनस 1। तो v कितना बनेगा? माइनस ऑफ के पी अपॉन आर स्क्वायर। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका टुवर्ड द पॉजिटिव क्यू है तो उस केस में ये बनेगा, और अगर टुवर्ड द नेगेटिव क्यू है तो उस केस में पोटेंशियल नेगेटिव होगा। भाई अगर पॉजिटिव के पास में है तो पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो उस केस में पोटेंशियल भी पॉजिटिव, टोटल पोटेंशियल। और अगर आप नेगेटिव की तरफ हो तो टोटल पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव के इफेक्ट की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं एंड ऑन पोजीशन की। एंड ऑन पोजीशन हो गई इक्वाटोरियल पोजीशन की या ब्रॉड ऑन पोजीशन की। ये बात हुई एक्सियल की। अगर मान लो इक्वाटोरियल पोजीशन पे हो, या अपन बोलते हैं इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो,
तो ब्रॉड ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन की कंडीशन में क्या होगा, ये पॉइंट पी क्या होगा, इस ओ के जस्ट ऊपर होगा यहां पे। इस केस में जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना हो जाएगा भाई 90। पहले ऐसे था अभी ऐसे हो गया, तो ये एंगल थीटा कितना बना 90 बना। तो कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है भाई 0। तो फिर पोटेंशियल भी क्या बनेगा अपना 0। केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अभी लिख रखा था, तो कोस 0 तो फिर v भी कितना हो गया 0, मैंने मिटा दिया गलती से। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू इक्वाटोरियल पे मिल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी होती है 0। और इस स्टेटमेंट का इनवर्स भी कुछ केसेस में सही होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो आपकी 0। लाइक इन द केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसका उल्टा भी सही हो सकता है, ध्यान रखना है बात। वो आपको समझ में आ जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, वहां समझ में आएगी ये बात आपको अच्छे से। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि इक्वाटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनाए 0 बनाए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 बनाए। तो अब मेरे को ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा। मान लो यहाँ एक पॉइंट लिया, फिर मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे 0 है तो डिफरेंस भी तो 0 होगा भाई। अगर v1 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे v2 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हाइयर पे ये लोअर पे तो 0 ही बनेगा, 0 माइनस 0। ठीक है, तो पोटेंशियल भी 0 होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होता है। ये बात हुई ब्रॉड ऑन पोजीशन की या इक्वाटोरियल पोजीशन की। इक्वाटोरियल पोजीशन में भाई एक बात ध्यान रखना आप, जैसे मान लो कि ये आपका डायपोल है और इसका सेंटर है। अब इस सेंटर के ये मान लो जस्ट ऊपर यहाँ पे इक्वाटोरियल पोजीशन है, इसके जस्ट यहाँ पे नीचे ये भी इक्वाटोरियल पोजीशन है, ये इसके जस्ट बाहर ये भी इक्वाटोरियल है, पीछे वाली भी इक्वाटोरियल है, ये यहाँ पे भी इक्वाटोरियल है, समझ रहे हो। तो ये सभी पोजीशंस मिलके एक प्लेन बनाते हैं जिसको इक्वाटोरियल प्लेन भी बोला जाता है। ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये इक्वाटोरियल पोजीशन, ये मान लो यहाँ नीचे होता तब भी इक्वाटोरियल, ये सामने होता तब भी इक्वाटोरियल। तो सारी इक्वाटोरियल पोजीशंस मिलके क्या बना रही है, एक इक्वाटोरियल प्लेन बना रही है। और उस प्लेन पे भी क्या होगा, पोटेंशियल हर जगह 0 ही होगा क्योंकि वो इक्वाटोरियल पोजीशन है या ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से छोटा सा। ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन पे तो होता है, डिपेंडेंसी आर पे चेंज हो जाती है, और इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाता है यहाँ पे। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में से बोल रहा है आपको कि एक डायपोल आपने ले रखा है, ये नेगेटिव क्यू ये पॉजिटिव क्यू, ठीक है। इस डायपोल के इक्वाटोरियल प्लेन पे, इस डायपोल के इक्वाटोरियल प्लेन पे आप किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आ रहे। समझना क्वेश्चन को, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहां से कंसेप्ट कनेक्ट होगा एक दूसरे टॉपिक से, तो इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसकी बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखो ये इक्वाटोरियल प्लेन है, ये डायपोल है, ये इक्वाटोरियल प्लेन है। इस प्लेन पे आप किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को कैरी कर रहे हो। तो ए से बी तक लाने में बताओ कितना वर्क डन आप करोगे, वर्क डन कितना होगा इसको ए से बी तक लाने में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अब बताओ भाई क्या करेंगे इसके अंदर। अब वर्क डन निकालने के लिए ऐसे मत सोचना कि कितनी फोर्स अप्लाई की, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ नहीं पता ना कितना डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का, तो वो मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे भाई। सिंपल सी बात है, अपन ने अभी फाइंड किया था कि इक्वाटोरियल पोजीशन पे, चाहे वो कहीं पे भी हो, यहाँ पे या यहाँ पे, हर जगह पोटेंशियल कितना होता है 0। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो वी ए कितना होगा 0, पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए इस प्लेन पे। अच्छा अगर मैं बात करूं बी की, तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा 0। तो वी और वी बी दोनों पे जब पोटेंशियल 0 है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी कितना बना, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, कुछ भी बोलूं, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, जीरो। इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो अब सोचो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा। भाई अपन जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू नोट। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन भी कितना होगा, पॉइंट ए से बी तक टेस्ट चार्ज को लेके जाने में जीरो होगा। तो सच है सरफेस, इस टाइप का जो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो इस वजह से वर्क डन भी कितना हो, किसी टेस्ट चार्ज को सरफेस पे कहीं पे भी मूव करने में जीरो हो। इस टाइप के सरफेस को बोल देते हैं बच्चों अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अपन डीप से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर आज करेंगे तो क्लास काफी लेंदी हो जाएगी। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इक्वाटोरियल प्लेन है एक डायपोल का, वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, इसके बारे में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चा लोग पढ़ते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग एरो फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।